Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 21st of October 2023. First news है Canada recalls 41 diplomats. Trudeau says India making life hard for millions. तो ये इशू हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. इशू क्या था? एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर. उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ये कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था हरदीप सिंह निज्जर की डेथ में. इंडिया ने बेसिकली ये कहा कि ये जो बातें आपने कही ये एब्सर्ड है, कि आपके पास कोई भी प्रूफ या एविडेंस है इस बात का. तो कनाडा ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है. उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कनाडा को कि आपके बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं. अगर हम इंडियन डिप्लोमेट्स की बात करें तो वो कनाडा में एक्चुअली 1/3 थे जितने कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में थे. और इंडिया ने कहा कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसमें पैरिटी होनी चाहिए, तो आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लो. तो कनाडा ने यहाँ पर रिकॉल कर लिए 41 डिप्लोमेट्स. और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इंडिया के इस डिसीजन के बाद जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली फॉर मिलियंस. ये कौन से मिलियंस की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली जो इंडियन लोग कनाडा जाना चाहते हैं तो उनके वीज़ा अप्रूवल में डिले होगा, उसकी ये लोग बात कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारी काउंसलर जो सर्विसेज हैं ये उन्होंने बंद कर दी हैं एंड उसके लिए दिल्ली में ही जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस में डिले हो सकता है. तो अगर हम बात करें तो कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से पढ़ने जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूएस में जाते हैं एंड सेकंड नंबर पर कनाडा आता है. Hours after his government announced the withdrawal of 41 diplomats from India, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, in remarks Friday that will deepen the diplomatic row between the two countries, targeted the Indian government कि जो लाइफ है यहाँ पर डिफिकल्ट होगी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड कनाडा. Visa delay likely shadow on winter enrollment plans of Canada bound students. तो एक्चुअली यही कहा गया है कि जो भी यहाँ पर इंडिया से स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं तो अब काउंसलर सर्विसेज चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु में तो होगी नहीं, तो लोकली आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको हाई कमीशन दिल्ली में ही जाना पड़ेगा. एंड बेंगलुरु हैज़ क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट हर्डल फॉर स्टूडेंट्स जो कि इनरोल करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर द विंटर सेशन, एज दे आर लाइकली टू फेस डिलेज इन द वीज़ा प्रोसेसिंग, क्योंकि स्टाफ स्ट्रेंथ जो है ये हो चुकी है कम. Canada had facilitated their safe departure from India and जो भी वीज़ा फैसिलिटी एंड काउंसलर सर्विसेज है चंडीगढ़, मुंबई एंड बेंगलुरु में बंद हो गई है. Speaking in Ottawa, Jolie took a swipe at India saying unilateral revocation of the diplomatic privilege, ये जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है. ये सारी बातें इन्होंने बोली. इंडिया का बेसिकली यही कहना था कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते थे. Canada said India's decision will impact the levels of services to consulates in both countries. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Canada is the second largest destination among Indian students जो कि overseas education के लिए जाते हैं, only second to the US. As of December 31, 2022 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन जो कनाडा में है उसका अराउंड 40% है. और इंडियन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन कनेडियन डॉलर्स टू द कंट्रीज एजुकेशन सेक्टर, टू द कनेडियंस एजुकेशन सेक्टर. नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं. इजराइल चिप मेकर टावर मेक्स सेकेंड बिड टू एंटर इंडिया विद फैब यूनिट. तो सेमी कंडक्टर की सप्लाई को लेकर इंडिया एक्चुअली डिपेंडेंट था ऑन चाइना, ताइवान, लेकिन अभी इंडिया पॉलिसी लेकर आया था फॉर द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. एंड अभी जो इजराइल चिप मेकर है टावर, ये एक्चुअली यहाँ पर बिड लेकर आया है कि इंडिया में एंटर करना चाहता है एंड एक फैब यूनिट बनाना चाहता है. Israel based chip manufacturing company Tower Semiconductor has revived its interest in India's chip incentive scheme for a second time. तो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कि एक फैब्रिकेशन यूनिट सेमीकंडक्टर की इंडिया में खुलेगी. स्प्रिंकलर्स टीम्स ऑफ मॉनिटर्स बीएमसी वेक्स अप टू क्लियर मुंबई डर्टी एयर. तो एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था कि मुंबई में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, उसके सारे हमने रीजंस कल डिस्कस कर लिए थे. आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाए. तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर इनक्लोज कर दिया जाएगा उसको 35 फुट हाई शीट से. एंटायर बिल्डिंग को कवर कर दिया जाएगा विथ क्लॉथ एंड कुछ डिस्टेंस पर स्प्रिंकलर्स का इंस्टॉलेशन होगा, स्मॉक गन का इंस्टॉलेशन किया जाएगा. वार्ड वाइज मॉनिटरिंग टीम्स होगी जो कि मॉनिटर करेगी कंस्ट्रक्शन साइट को. जो भी व्हीकल डेब्री को लेकर जा रहे हैं तो जो भी डेब्री हो उसको कवर किया जाएगा विद द शीट.
तो ये सारे यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। अपीलिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू नॉट अलाउ एनी डीजल व्हीकल जिसकी एज लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है टू एंटर द सिटी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट साइमल्टेनियसली ही चलेंगे। करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज जो कि रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए। इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको कवर किया जाएगा, प्लस यू विल गेट 10 एफएलटीज एंड साइमल्टेनियसली मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी होगी जिसमें मेंस के सिलेबस को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन है, 1 टाइम पेमेंट भी आप कर सकते हो और यू कैन पे 1000 पर मंथ। पेमेंट करने के लिए आपको इस यूपीआई आईडी पर करना है एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड स्पेशली टेलीग्राम आईडी एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द गिवन ईमेल आईडी। एक और अनाउंसमेंट है, एक्चुअली अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ चाहिए एंड बाकी आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ एंड स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स ये आपको मिलेगा नोट्स में, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। इसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ पर मंथ है। इसकी डिटेल भी आपको कॉमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। NCCSA राइट्स टू CM सीकिंग नेक्स्ट मीटिंग डेट। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंस 2023 के लिए, लेकिन GS2 में तो आया नहीं था एज फार एज आई रिमेंबर, जो मैंने पेपर देखा था। तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये बॉडी बनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो सर्विसेज है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर आएगी। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है और ये कहा जाता है कि सर्विसेज एक्चुअली यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगी। तो GNCTD एक्ट आता है और ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा ये यहाँ पर देखेगी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हेड तो चीफ मिनिस्टर करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 वॉज प्रोमलगेटेड बाई द प्रेसिडेंट इन May 2023। द ऑर्डिनेंस केम जब सुप्रीम कोर्ट सर्विसेज का कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट को दे देता है, तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, इसके अलावा सारा कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये स्टैब्लिश करता है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर लेकर ये पावर यहाँ पर दे दी गई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें एक्चुअली 3 मेंबर्स होंगे, एक तो होंगे CM और उसके बाद होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड द चीफ सेक्रेटरी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो सिटी पर फेस लिफ्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समन्स टू महुआ, ये इशू बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वेश्चन सेशन। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन्ड पेज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसीजन 2023, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर इंटरव्यू किया गया है बाई द इंडियन एक्सप्रेस, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे हम चलते हैं। कंप्लीटली इराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो ये GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल जस्टिस के पार्ट में ये आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से इराडिकेट करना है। 2013 में एक एक्ट लेकर आया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस होती है। तो इशूइंग अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस टू अचीव दिस, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको 30 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना है टू द नेक्स्ट ऑफ किन जिसकी भी डेथ हुई हो वाइल क्लीनिंग सीवर्ड्स। अदी गुलार हु लेड women into priesthood dies at 82। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है जिसने बहुत एफर्ट्स किए कि वुमेन भी प्रीस्ट बन सकें। तो पहले एक्चुअली वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था प्रीस्ट बनने के लिए, सिर्फ यहाँ पर मेल ही प्रीस्ट बन सकते थे, लेकिन इन्होंने किया जिसकी वजह से जो वुमेन है वो भी प्रीस्ट बन सकती हैं आज। तो ये टॉपिक कहाँ पर यूज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो उसमें आई थिंक एक यूनिट है रिलीजन एंड सोसाइटी पेपर 1 में, एंड पेपर 2 में भी रिलीजन है। तो उस रिलीजन एंड सोसाइटी में एक्चुअली एक टॉपिक है कि उसमें ये कहा जाता है कि जो बहुत सारे रिलीजन से ये एक्चुअली फेवर करते हैं मेन को, लेकिन आप उसका क्रिटिसिज्म दे सकते हो कि एक्चुअली मेन को कैसे नहीं फेवर करते हैं। अगर आज हम देखें तो फॉर एग्जांपल सबरीमाला टेम्पल में विमेन की एंट्री होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, फिर आप इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तो क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अ लाइफ ऑन द हाइफन, ये वैसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ स्टोरीज बताई गई हैं, इजराइल में किसी की स्टोरी, पैलेस्टीन में किसी की स्टोरी।
तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि अगर आपको ऐसे राइटिंग लिखनी हो तो आप कैसे ऐसे लिखो कि एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़कर उसे अच्छा लगे, कि वो ऐसे में पूरा बंधा रहे, उसका बीच में बिल्कुल भी फ्लो ना टूटे। तो सबसे पहले ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने यहाँ पर एक इजरायली सिटीज़न की स्टोरी बताई है। फिर ऑथर ने सिमिलरली कॉन्ट्रडिक्शन में एक पैलेस्टीनियन पर्सन की स्टोरी बताई है। तो 19 ईयर ओल्ड रॉनी अशल्स लास्ट टेक्स्ट मैसेज टू हर मदर कि आई एम ओके, लेकिन उसके बाद से कोई टेक्स्ट नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली जो हमास है उन्होंने इस लड़की को होस्टेज बनाकर ले गए। ये तो बता दी इसकी स्टोरी। फिर दूसरा इन्होंने स्टोरी बताई है पैलेस्टीन में किसी की। ओवर 60 किलोमीटर अवे इन रामल्ला इन द इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक 23 ओल्ड दाना इज इन हर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोनों की स्टोरी बताई। फिर यहाँ पर ऑथर ने बताया कि कैसे दोनों डिफरेंट होकर भी यूनाइटेड है बाई द सीयरिंग पेन, क्योंकि दोनों जगह पेन है, लव्ड वंस का डर है कि सही है या नहीं है, एंड देयर आइडिया ऑफ वुमन कंट्री कमिंग अंडर अटैक। तो इस तरीके से भी आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि आप दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज को दिखा दो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। मिडिल ईस्ट मिडिल ग्राउंड, ये हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम आर्टिकल की पहले समरी देख लेते हैं। तो एक्चुअली इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है, स्पेशली हमास के साथ वॉर चल रहा है, इजराइल और हमास का। तो अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये तो होगा कि मिडिल ईस्ट में चेंजेस आएंगे। अब इंडिया का हिस्टोरिकल सपोर्ट किया था और अभी भी पैलेस्टीनियन कॉज को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया एक्चुअली ये देखता था कि हमें सेकुलर इंटरेस्ट की तरफ जाना है। हमें इस तरीके से नहीं देखना है कि जो कंट्रीज़ मेनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें चलती हैं, हम उस कंट्री के साथ ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी तक हम देखें तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के साथ साथ हमें मॉडरेट इस्लाम भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में खलीसी कैपिटलिज्म को परस्यू किया जा रहा है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मॉडरेट इस्लामिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ना कि बहुत ज़्यादा रेडिकल। जैसे कि ईरान थोड़ा रेडिकल हो जाता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है जो भी इजराइल के रिलेशंस मॉडरेट अरब कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हो रहे थे, ये इम्प्रूव होते रहें। If there was one big idea that captured the essence of independent India's early thinking on the Middle East, तो वो हमारे सेकुलर नेशनलिस्ट थे कि एक्चुअली हम अनकंफर्टेबल थे विद रिलीजियस फोर्सेस जो कि मिडिल ईस्ट में थी। दैट रीजन हाउएवर डिडंट इवॉल्व अकॉर्डिंग टू इंडियाज प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हमें ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये सेकुलर हैं, ये रिलीजियस हैं, नहीं। द डिविजन बिटवीन सेकुलर रिपब्लिक्स एंड कंजर्वेटिव मोनार्कीज वॉज टू सिंपलिस्टिक। और चीज़ें इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है, एक्चुअली चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सेवरल डेवलपमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट सिंस द लेट 1970s लेड टू द राइज ऑफ वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड इस्लामिक रिपब्लिकनिज्म। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजर आया है टू अरब मॉडरेट्स एंड इसराइल, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड क्योंकि कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है अरब मॉडरेट्स और इसराइल के, और अरब मॉडरेट्स और इसराइल के भी रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट के साथ, मोरक्को के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी टॉक्स स्टार्ट हो गए थे। दे हैव बिकम वैल्यूबल पार्टनर्स विद दिल्ली, जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए। फिर अभी हम देख रहे हैं कि सदर्न इसराइल एंड गाजा में यहाँ पर हॉरिफिक ब्लड लेटिंग हुई है ओवर द लास्ट 2 वीक्स। और इसकी वजह से जो भी रीसेंट गेन हुए थे मिडिल ईस्ट में, क्या रीसेंट गेन, फॉर एग्जांपल I2U2 का इंडिया पार्ट बना था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हुई थी। तो चैलेंज फॉर इंडियन पॉलिसी इन द कमिंग डेज इज टू प्रिवेंट कि ये जो करंट क्राइसिस है ये और ज़्यादा वाइडर कन्फ्लिक्ट ना बन जाए। 3 इम्पेरेटिव्स स्टैंड आउट फॉर इंडियन पॉलिसी। पहला इम्पेरेटिव क्या है, जो कि सही किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि ग्रेटर मॉडरेशन इसराइल में होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सही किया इन एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी, जो कि इसराइल के ऊपर टेरर अटैक हुआ था बाय द हमास। ऑल्दो इसराइल विल मेक इट्स ओन चॉइसेस, और ये किसी के द्वारा कंपेल होने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली को कॉशन करने की ज़रूरत है, तेल अवीव को। क्यों कॉशन करने की ज़रूरत है, कि जो यहाँ पर सोच रहा है इसराइल कि ये हमास को एलिमिनेट कर देगा, तो हमास को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है, और हमास एलिमिनेट ऐसे होने वाला भी नहीं है। तो इट इज़ अनलाइकली दैट हमास एंड द वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इट एस्पाउसेस कैन बी डिफीटेड, लेट अलोन डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय करना तो छोड़ो, डिफीट होना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसिव कॉस्ट आ रही है, मोर इमीडिएटली इट विल इन्वाइट कि जो इसराइल के एडवर्सरी हैं ये और एडिशनल फ्रंट खोल दें। फॉर एग्जांपल ईरान यहाँ पर बात कर रहा था, ईरान लेबनान के थ्रू वॉर करा सकता है, क्योंकि लेबनान में हमास है जो कि एक शियाइट ग्रुप है जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है। अ तेल अवीव लॉक्ड इन अ कॉस्टली अनविनेबल वॉर। तो अगर इसराइल इस वॉर में हमेशा लॉक रहा और इस वॉर से नहीं निकल पाए, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी इस वॉर की। जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो तेल अवीव होप टू सी कि जो मुस्लिम नेशन है ये इसराइल के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के साथ भी टॉक्स चल रहे थे और यूएस इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था।
मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये भी सोच रहे थे कि इसराइल के साथ एंगेज हो, लेकिन अब ये लोग नहीं होंगे। डिस्पाइट बीइंग द विक्टिम ऑफ अ बारबरस टेरर अटैक, इसराइल को बहुत ज़्यादा एम्पैथी नहीं मिली है फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। द अनफोल्डिंग वायलेंस इज ऑल्सो शार्पनिंग द डिविजन्स विद इन द इसराइल पॉलिटी। तो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे थे, और जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्योंकि इन जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ये अंडरमाइन हो रही थी। तो सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास आर पॉइंटिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ द नेतन्याहू, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड इम्पेरेटिव। सेकेंड इम्पेरेटिव ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है अगेंस्ट हमास, इसकी वॉइस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट इसको ही लेजिटिमेट अथॉरिटी मानती है, और जो हमास है, हमास को खड़ा ही इसराइल ने किया था। हमास को क्यों इसराइल ने खड़ा किया था? क्योंकि हमास जो है ये जो इसराइल है ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वीक करना चाहता था, जिसकी वजह से इसराइल ने हमास को सपोर्ट प्रोवाइड किया। एंड उसके बाद हमास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हमास पूरे गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करने लग गया, गवर्न करने लग गया। इन इंडिया द वाइड स्प्रेड एंड enduring political support for the Palestinian cause is not matched by the recognition of the massive divergence between the Palestinian Authority and the Hamas. For example, जो Palestinian Authority है कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ द एथनिक नेशनलिज्म एंड इसका मॉडर्न आउटलुक है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमास है ये एक रिलीजियस नेशनलिज्म वाला ग्रुप है एंड ये इस्लामिक लॉ को लेकर आना चाहता है इन पैलेस्टीन। द राइज ऑफ हमास देयर इज नो डाउट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इजराइल्स, जो इसराइल ने लगातार एफर्ट प्रोवाइड किया था टू अंडरमाइन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। अ वीकेंड पीए लॉस टू हमास इन द गाजा स्ट्रिप इन 2007, और जिसकी वजह से हमने देखा कि हमास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था गाजा स्ट्रिप में। द थर्ड इम्पेरेटिव डिमांड्स कि जो रीजनल एम्बिशंस है ईरान और टर्की, इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल ईरान सबसे बात कर रहा है, ईरान ने सऊदी अरेबिया को कॉल किया, ईरान लेबनान के थ्रू वॉर कराने की कोशिश कर रहा है। ईरान क्या दिखाना चाहता है? तो ईरान एक्चुअली ये दिखाना चाहता है कि अरब वर्ल्ड के ऊपर ईरान का अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और सेम टर्की भी यही चाहता है। तो ईरान सपोर्ट फॉर हमास एंड हिजबुल्ला एंड टर्की सपोर्ट टू द मुस्लिम ब्रदरहुड, ऑल दो ये दिखाया जा रहा है कि हम तो भाई मुस्लिम सॉलिडारिटी के साथ हैं, हम तो इस्लामिक सॉलिडारिटी के साथ हैं, इज अबाउट गेनिंग ग्रेटर पॉलिटिकल स्वे ओवर द अरब वर्ल्ड। इंडिया हैज़ मच टू लूज अगर करंट क्राइसिस जो है ये और ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रायम्फ ऑफ वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड द वीकनिंग ऑफ द मॉडरेट रिजीम्स, और सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसके लिए हो सकते हैं। रीचिंग आउट टू इंक्लूड, ये आर्टिकल उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया ऑथर ने कि मीडिया को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है उन पर्सनस के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं। सारा सनी मेड हिस्ट्री क्योंकि रिसेंटली ये फर्स्ट डेफ एडवोकेट बने हैं जिन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज़ करके केस को आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ब्लाइंड एडवोकेट के बारे में बताया गया है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, और ये यहाँ पर बात की गई है कि जो एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है इसमें भी रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया एक्सेसिबिलिटी है ये डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डेफ लोगों के लिए नहीं है, ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं है, तो इसको ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। और डिसेबल्ड फ्रेंडली आपको सिर्फ वो 2-3% नहीं सोचने जो एक्चुअली डिसेबल्ड हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब लोगों की एज होती जाती है तो उनको हियरिंग लॉस होने लगता है, उनकी जो आईसाइट है, जो विजन है वो कम होने लगता है, तो सबके लिए ज़रूरी है, ये ऑथर का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO अमंग दोज ओल्डर देन 60 ईयर्स ओवर 25% आर अफेक्टेड बाई डिसेबल्ड हियरिंग लॉस। तो राइट नाउ एंड इन द फ्यूचर 1.4 बिलियन इंडियंस बेनिफिट होंगे अगर मीडिया एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है फॉर द डिसेबल्ड पीपल। क्लोजिंग द माइंड, तो एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था कि एक यहाँ पर गार्डियन में कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने एक कार्टून बनाया था बेंजामिन नेतन्याहू का, और फिर ये कहा गया कि जो कार्टून है एंटीसेमेटिक है जिसकी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। उसको लेकर ये आर्टिकल आया जो कि हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। एट स्टेक फॉर इजराइल, तो वही इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर बात की गई है, एक बार हम देख लेते हैं। तो 2 वीक हो चुके हैं, डेडली अटैक किया गया था बाय द पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप हमास, और जिसकी वजह से बहुत सारे इजरायली की डेथ हो गई थी। 14% इजराइल सिटीजन्स की डेथ हो गई थी और 200 लोगों को होस्टेज बनाकर ले गया ये हमास। तो इट हैज़ वाइडर रेमिफिकेशंस फॉर इजराइल एज वेल एज द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो इजराइल की ओमनीपोटेंस की इमेज है उसके ऊपर लग गया एक डेंट। क्या ओमनीपोटेंस की इमेज है कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है, इजराइल एक इनविंसिबल पावर है, इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है ये बहुत अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, सबके ऊपर एक स्क्रूटनी सी लग गई है। तो इट्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एडवर्सरीज टैकल एनिमीज दैट आर 4 or 5 times लार्जर इन मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड द ऑलमोस्ट मिथिकल प्रोपोर्शंस इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद एक्वायर्ड ऑल स्टैंड अंडर स्क्रूटनी टुडे। और ये हमें इजराइल की तरफ से भी एक कलेक्टिव फेलियर देखने को मिला कि अब इतना बड़ा अटैक और आपको बिल्कुल पता तक नहीं था।
तो हमास एंड इट्स मोर रेडिकल अलाई जो कि पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद है, ये सक्सेसफुल रहे इन देयर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। दिस इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्राइफ जो कि इसराइल में चल रही थी जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर, उसकी बात यहाँ पर की गई है। इजिप्ट एंड द जॉर्डन हैड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विद द कंट्री, क्योंकि 2020 में यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कराया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इवन सऊदी अरेबिया भी बात कर रहा था कि जो रिलेशंस हैं इसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉज नॉट ओनली कंपेल्ड कि ये जो भी डील हम इसराइल के साथ कर रहे थे इसको तो रोक ही दिया गया है, और यहाँ तक कि जो सऊदी क्राउन है इन्होंने ईरान के साथ बात भी की। अ न्यू रीजनल ऑर्डर दैट वॉज टेकिंग शेप थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक I2U2 IMEEC, ये भी विक्टिम हो जाएगा इस कन्फ्लिक्ट का, तो I2U2 आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है रुक जाए। तो हमास एंड इट्स क्रोनीज विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि ये जो रिवोल्ट है ये और ज़्यादा एस्केलेट हो, क्योंकि ये इनके जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा, और हमास इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो हमास है उसकी जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ेगी इसकी वजह से। एज विक्टिम्स ऑफ टेरर वी इन भारत, हम समझते हैं इसराइल का पेन एंड हेंस आर इमीडिएट रिस्पॉन्स यही था कि हम इसराइल के साथ सॉलिडारिटी में हैं। एट द सेम टाइम वी कंटिन्यू टू अपहोल्ड टू स्टेट सोल्यूशन, और हम इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में यही हमारा सपोर्ट है कि ट्रेडिशनल सपोर्ट कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसराइल और पैलेस्टीन साइड बाई साइड एग्जिस्ट करें। नेक्स्ट है द ग्रीन फाइनेंस चैलेंज। इसमें एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो हमने शर्म एल शेख इजिप्ट में जो मीटिंग हुई थी उसके जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो आपको पता होने चाहिए, और ग्लासगो समिट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमास सेज 2 US होस्टेजेस फ्रीड, बस यही है कि 2 US होस्टेजेस को फ्री कर दिया गया है। UN चीफ ने विजिट किया राफा क्रॉसिंग जो कि इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप के बीच में है, और यही कहा है कि एड पहुँचाने की ज़रूरत है। बाइडन कंपेयर्स हमास टू पुतिन एज ही पिचेस कि बहुत ज़्यादा हमें एड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू इसराइल यूक्रेन। तो एक्चुअली US में एक इशू चल रहा था, ये इशू चल रहा था कि जो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं वो इस सपोर्ट में नहीं थे कि यूक्रेन को और ज़्यादा एड दी जानी चाहिए। तो जो बाइडन यहाँ पर सपोर्ट में कि और ज़्यादा एड दी जानी चाहिए, इसीलिए जो बाइडन ये सोच रहे हैं कि इसराइल के साथ यूक्रेन की एड को भी ऐड कर देते हैं और सब पास करा देते हैं। द वाइट हाउस ऑन फ्राइडे आस्क्ड कांग्रेस फॉर नियरली $106 बिलियन टू फंड एम्बिशियस प्लान्स फॉर यूक्रेन, इसराइल एंड US बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये इनका प्लान है। कनेडियन वीज़ास जो कि फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी प्रॉब्लम आने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया है। क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इशू क्या है, एक बार थोड़ा बहुत इशू देख लेते हैं। तो ये एक MP है निशिकांत दुबे। इनका ये एलिगेशन है कि जो महुआ मोइत्रा हैं इन्होंने अपना जो पार्लियामेंट का पासवर्ड एंड लॉगिन है ये इन्होंने एक बिजनेस टाइकून को प्रोवाइड किया, एंड वो बिजनेस टाइकून उस तरीके के क्वेश्चंस डाल रहा था जो कि गौतम अडानी को टारगेट करता हो। ठीक है, ये इशू है। ऑन October 26 द एथिक्स कमेटी ऑफ द लोकसभा विल हेयर ओरल एविडेंस फ्रॉम BJP MP निशिकांत दुबे ऑन हिज एलिगेशन की जो TMC MP है महुआ मोइत्रा, इन्होंने ब्राइब ली थी टू आस्क क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट जो कि अडानी ग्रुप को टारगेट करेगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन आर क्या होता है और क्वेश्चन से क्या होता है। तो एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। ये आपने लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट चैप्टर में सब कुछ पढ़ा होगा। व्हेन इन सेशन लोकसभा जनरली स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर से, अ पीरियड ऑफ एन आवर जो कि MPs को प्रोवाइड किया जाता है कि आप मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ तक कि प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसकी वजह से आप उनको ज़्यादा अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर रेजिंग क्वेश्चंस ये गवर्न होता है बाई रूल्स 32 to 54 ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। टू आस्क अ क्वेश्चन MP को सबसे पहले नोटिस देना पड़ता है टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस इंटीमेटिंग कि उनका इंटेंशन कि वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जो नोटिस पीरियड है कि 15 डेज से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली उसमें 10 दिन के नोटिस पीरियड में भी काम हो जाता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है फॉर द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चन कैन एन MP आस्क, तो यहाँ पर एक जो MP है ये मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछ सकता है, ओरल एंड रिटन दोनों मिला के। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट होल्ड्स अ बैलेट कि किसके क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाएगा, एंड उस बैलेट में से सिलेक्ट किया जाता है क्वेश्चंस को। हाउ आर द नोटिस फॉर क्वेश्चन सबमिटेड, तो एक तो इनको ID एंड पासवर्ड दिया जाता है, उससे आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा, प्रिंटेड फॉर्म्स अवेलेबल इन द पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस। एडमिसिबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर 150 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो कि लार्जर इश्यूज ऑफ पॉलिसी को टारगेट करते हैं इनको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप सिर्फ आंसर दे सको किसी पॉलिसी का। ऑल्सो अ क्वेश्चन इज़ नॉट एडमिसिबल अगर इसका सब्जेक्ट मैटर
पेंडिंग जजमेंट में है, और वो भी क्वेश्चन नहीं एक्सेप्ट होगा जिसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री वीकन हो, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस आंसर्ड इन पर्सन बाय द कंसर्न मिनिस्टर इन द हाउस। तो किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, तो एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस एंड क्वेश्चन एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर्स। तो जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं इनके जो आंसर दिए जाते हैं ये ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ होते हैं। तो a start question is answered orally by the minister in charge of the concerned department. Each MP is allowed to ask one start question per day. Start questions have to be submitted at least 15 days in advance so that the minister has the time to prepare the answers. On any day, सिर्फ 20 questions can be listed for oral answers. फिर unstarred questions that receives a written reply from the ministry, these questions too need to be submitted at least 15 days in advance. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कि कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो ये 10 दिनों से कम नोटिस में भी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर, तो एक्चुअली यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बिल से हो सकता है जो कि उस प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया हो। व्हाई इज द रेजिंग ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चंस रेज करने से जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ये इंश्योर रहती है। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। बस ये टर्म इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट फर्म्स होती हैं जो कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बताती हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बताती हैं कि आप अपने राइट्स किसी भी कंपनी में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्चुअली उनको ज़्यादा एजुकेट करती हैं, इन्वेस्टर को एजुकेट करती हैं। अभी ये सिर्फ एजुकेट कर रही हैं तो आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि जो भी इनकी एडवाइस होती है बाइंडिंग नहीं होती है और इनको रेगुलेट किया जाता है बाय द सेबी। यहाँ पर फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में बात किया गया। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है, ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट लास्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बट आउटशाइंस मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ द रेडियो वेव्स इन द यूनिवर्स। अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्लैरिटी के साथ नहीं है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आगे अब हम चलते हैं। रेट कट्स नॉट ऑन एजेंडा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को मैनेज करना है, 4% पर इन्फ्लेशन को लेकर आना है। इट इज़ स्टिल मोर देन 5%। बिजनेसेस नीड टू फैक्टर टेरर, और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि बिजनेसेस को एक और फैक्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ध्यान में रखना चाहिए कि टेररिज्म तो एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर टेररिज्म प्रॉब्लम तो एक्चुअली वहाँ पर बिजनेस आप मत करो। गूगल पुशेस डीपर इनटू एआई, पब्लिशर्स सी फ्रेश चैलेंजेस। तो एआई टॉपिक है GS3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये आप नोट कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर जो एआई बनाया जा रहा है ये है सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। तो सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस क्या है, तो फॉर एग्जांपल आपको किसी इशू के बारे में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल ONDC क्या है, तो ONDC पढ़ने के लिए अब आपको 10 आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टू गेट द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। आपको ये जो सर्च जनरेटिव AI है, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ONDC को लेकर, सब कुछ आपको समरी में प्रोवाइड कर देगा। अगर ये सब कुछ आपको समरी में प्रोवाइड कर देगा तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये जो न्यूज़ पोर्टल हैं एंड जो न्यूज़पेपर है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो you may never have to read another news story in your life if you have artificial intelligence। तो आपको तो न्यूज़ स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यूज़ पोर्टल है इनका तो पूरा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ द स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स फॉर मीडिया बैरन्स एज गूगल एंड अदर एक्सपेरिमेंट विद व्हाट्स कॉल्ड जनरेटिव AI, जो कि जनरेट कर सकता है न्यू कंटेंट ड्राइंग फ्रॉम द पास्ट डेटा। तो सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस यूजेस AI टू क्रिएट समरीज इन रिस्पॉन्स टू सम सर्च क्वेरीज। तो पब्लिशर्स को यही लग रहा है कि अगर इनका ही कंटेंट यूज़ किया जाएगा गूगल के AI के द्वारा उन समरीज को जनरेट करने के लिए तो इनका तो रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। तो AI से क्या इश्यूज जनरेट होते हैं, तो एक इशू ये भी है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।